गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया। आज हम बात करेंगे, अपन पढ़ रहे थे अपनी दूसरी इकाई आनुवांशिकी एवं विकास। आनुवांशिकी एवं विकास के अंतर्गत पहला अध्याय अपन ने पढ़ लिया था। कौन सा था? विविधता और वंशागति के सिद्धांत। दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार के बारे में पढ़ते हुए हमने डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं डीएनए कुंडली की पैकेजिंग के बारे में। तो डीएनए कुंडली की पैकेजिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि एक म्यू एम बराबर होता है 0.0000001 मीटर। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम कोशिका के आकार की बात करें तो कोशिका जो है 0.1 से 5 म्यू एम तक आकार की होती है। यानी सेल साइज क्या है अपने पास? 0.1 से 5 म्यू एम तक। अब हम डीएनए की बात करते हैं तो लगातार दो क्षार युग्मकों के मध्य दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। लगातार दो क्षार युग्मकों के मध्य दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। और नैनोमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 10⁻⁻9 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया? 0.34 गुणा 10⁻⁹ मीटर क्या आ गया? इसका आकार आ गया। अब एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका की बात करें, जो कि अपन यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए की लंबाई की गणना जो है साधारणतः मैंने आपको पहले भी बताया था बीपी यानी बेस पेयर या किलो बेस केबी। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। बीपी की फुल फॉर्म क्या है? बेस पेयर यानी क्षार युग्म, या केबी किलो बेस। तो इसकी जो क्षार युग्मकों की संख्या है, दो क्षार युग्मकों के मध्य दूरी अपने को पता है 10.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इससे गुणा करके हम क्या कर सकते हैं? डीएनए की गणना कर सकते हैं। तो 6.6 गुणा 10⁹ क्षार युग्म डीएनए के अंदर पाए जाते हैं और उसको अपन गुणा कर देते हैं 0.34 गुणा 10⁻⁹। तो एक प्रारूपिक स्तनधारी कोशिका में 2.2 मीटर का डीएनए खंड पाया जाता है। 2.2 मीटर। समझिए आप बात को मैं क्या करना चाह रहा हूं। 2.2 मीटर के बराबर डीएनए खंड पाया जाता है। और कोशिका की आकृति कितनी है अपनी? 0.1 से 5 म्यू एम तक की। और कोशिका में भी क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में डीएनए रहता है। तो केंद्रक की अगर आकृति की बात करें तो 10⁻⁶ मीटर केंद्रक का आकार होता है। इस 10⁻⁶ मीटर में 2.2 मीटर का डीएनए किस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा? तो ये क्या रहेगा? डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, यानी एक पैक्ड संरचना होके इसकी रहेगी। जैसे मान लीजिए आप यूं समझ सकते हैं कि अगर हम अपने कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई देखें तो वो बहुत अधिक होती है और उसको हम एक बैग में डालते हैं तो खूब सारे कपड़े हम उसमें डाल सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि डीएनए में केंद्रक में यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है उस क्रोमेटिन पदार्थ के साथ साथ क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसमें जो प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन किसे कहते हैं? एमिनो अम्लों के समूह को प्रोटीन कहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो इसमें क्षारीय एमिनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन की अधिकता होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। लाइसिन एवं आर्जिनिन, ये दो एमिनो अम्ल जो है ये क्षारीय एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल की प्रकृति भी अम्लीय होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्षारीय पदार्थों की इसमें अधिकता है। हिस्टोन में क्षारीय एमिनो अम्लीय मतलब प्रोटीन की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। प्रोटीन की प्रकृति क्षारीय है, लेकिन इसमें जो अम्लीय एमिनो अम्ल है लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। एमिनो अम्लों की जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती है उन पर धनात्मक आवेश होता है और इस धनात्मक आवेश के कारण हिस्टोन क्या करता है? हिस्टोन देखिए 5 प्रकार का अपने पास
H1, H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हिस्टोन के अणु जो है वो 4 क्या करते हैं, 2-2 अणु इनके रहते हैं, और 2-2 अणु रह के इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक 8 प्रोटीन अणु की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। ठीक है, अब इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर डीएनए जो है इस प्रकार से उसको चारों तरफ से लिपटा हुआ रहता है। तो ये एक हिस्टोन अष्टक हो गया, ये मान लीजिए दूसरा हिस्टोन अष्टक हो गया, और 2 हिस्टोन अष्टक को जोड़ने वाली संरचना जो है, वो जोड़ने वाली प्रोटीन जो है वो कौन सी होती है, वो H1 होती है। तो ये भी अपने को याद रखना है। तो इस प्रकार जब हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ रहता है, तो इस प्रारूपिक डीएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इस डीएनए को न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ जो डीएनए लिपटा हुआ रहता है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम 204 युग्म डीएनए की कुंडली होती है। ठीक है, और केंद्रक पर एक संरचना केंद्रक में इस प्रकार से ये हिस्टोन अष्टक की जो संरचनाएं मिलती है, एक के बाद एक न्यूक्लियोसोम जो मिलते हैं उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये एक प्रकार से, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल अपन ने पढ़ा था कि केंद्रक को किस से अभिरंजित किया जाता है, केंद्रक को एसिटोकार्मिन से अभिरंजित किया जाता है, या केंद्रक में जो डीएनए और प्रोटीन है उसको एसिटोकार्मिन से अभिरंजित किया जाता है। एसिटोकार्मिन से अभिरंजित करने पर ये कुछ स्थानों पर हल्के अभिरंजित रहते हैं और कुछ स्थानों पर गहरे अभिरंजित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः यूक्रोमेटिन और हिटेरोक्रोमेटिन भाग कहते हैं। तो ये जो संरचना होती है, आप इसको यूं समझिए जैसे एक माला है, और माला के अंदर जो मनके हैं वो मनके अपने क्या है, ये हिस्टोन अष्टक है, और उसके अंदर जो धागा रहता है वो धागा जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या है, H1 प्रोटीन है। अब इस प्रकार से ये जो माला के समान अष्टक बन गए, माला के मनकों के समान, उनके चारों तरफ माला के तो अंदर धागा रहता है, और यहां क्या होगा, जो बीड्स है, यानी एक डोरी पर बीड्स के समान संरचना यूं कह सकते हैं। मान लीजिए ये एक अष्टक है, और इस अष्टक को चारों तरफ से इस प्रकार से लिपटे हुए डीएनए रहता है, फिर दूसरा अष्टक, फिर दूसरे अष्टक के चारों तरफ इस पर लिपटे हुए डीएनए के कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। और आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि डीएनए की जो पैकेजिंग है उसके अंदर अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NSC। तो यहां आपको इसका भी पूरा नाम पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न के रूप में, NSC। N का मतलब नॉन, NSC, ठीक है, नॉन हिस्टोन। N का मतलब क्या है, नॉन हिस्टोन। C का मतलब है क्रोमोसोमल, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NSC भी कहते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक में कई जगह क्रोमेटिन ढीले ढाले यानी हल्के अभिरंजित होते हैं, जिसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और जो गहरे अभिरंजित होते हैं उसे हिटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए कुंडली की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। अगला अपना टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी, और डीएनए की खोज करने के बाद में ये पता लगा कि जो मेंडल ने अपने नियम दिए थे वंशागति के, मेंडल ने सिर्फ ये कहा था कि कुछ कारक होते हैं, जॉनसन ने इनको जीन नाम दे दिया, लेकिन उसका जो रासायनिक संगठन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक रूपांतरणीय सिद्धांत दिया, ठीक है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए 3 प्रयोग अपनी पुस्तक में दिए हुए हैं। सबसे पहला है ग्रिफिथ का रूपांतरणीय सिद्धांत, दूसरा है रूपांतरणीय सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण, और तीसरा है हर्ष एवं चेस का प्रयोग, और दूसरे को हम वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे एवरी, मैक्लोइड एवं मैकार्टे प्रयोग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्रिफिथ का रूपांतरणीय सिद्धांत। ग्रिफिथ का रूपांतरणीय सिद्धांत क्या कहता है, ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल कोशिका के 2 प्रभेद लिए, जो कि चूहों के अंदर
बैक्टीरियल कोशिका के 2 प्रभेद लिए जो चूहों में मलेरिया रोग को उत्पन्न करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद लिए, एक प्रभेद लिया इन्होंने एस प्रभेद और एक प्रभेद लिया आर प्रभेद। जब एस प्रभेद को चूहों के अंदर प्रवेश करवाया गया, इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, एस प्रभेद को क्या किया, चूहों में इंजेक्ट करवाया, तो क्या हुआ, मलेरिया रोग होने के कारण यहां चूहा क्या है, मर जाता है। आर प्रभेद, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के आर प्रभेद को जब चूहे में इंजेक्ट करवाया गया तो ये देखा गया कि ये मलेरिया रोग हो जाता है, लेकिन फिर भी चूहे जो है वो जीवित रहते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो एस प्रभेद था उसको मार दिया, या यूं कहते हैं इसको हीट किल्ड कर दिया, और हीट किल्ड करने के बाद में चूहे के अंदर इंजेक्ट करवाया तो क्या हुआ, चूहा मर जाना चाहिए था लेकिन जीवित रहा। उसके बाद में चौथा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि आर प्रभेद और एस प्रभेद हीट किल्ड, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर और चूहे में इंजेक्ट करवाया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हीट किल्ड से चूहा क्या हो रहा है, जीवित रह रहा है, आर प्रभेद से भी क्या रह रहा है, जीवित रह रहा है। तो यहां क्या हुआ, जब दोनों को मिश्रित किया गया, आर यानी रफ, खुरदरा, ठीक है, और एस का मतलब होता है यहां स्मूथ, और दोनों को मिला के जब चूहे में इंजेक्ट करवाया गया तो यह पाया गया कि चूहा क्या होता है, जीवित रहता है। तो इस जीवित रहने का कारण क्या है, जीवित रहना चाहिए था लेकिन जीवित नहीं रहता है, यहां क्या होता है, चूहा मर जाता है। ठीक है, कायदे से रहना तो क्या चाहिए था, जीवित, क्योंकि आर प्रभेद से जीवित रह रहा है, और एस प्रभेद जो है वो हीट किल्ड करने के बाद में, उसके बाद में भी क्या हो रहा है, चूहा जीवित रह रहा है। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जब आर प्रभेद और एस मृत प्रभेद दोनों को मिला के इंजेक्ट करवाया गया तो कायदे से तो क्या होना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, लेकिन चूहा जीवित नहीं रहता है बल्कि मृत हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि एस प्रभेद जो है वो आर प्रभेद जो है वो एस प्रभेद की उपस्थिति में अपने आप को क्या कर लेता है, रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, और वो एक उग्र प्रभेद में परिवर्तित होके और चूहों की मृत्यु का कारण बनता है। हालांकि ग्रिफिथ इतना ही बता पाए, ग्रिफिथ इससे आगे नहीं बता पाए कि यह रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो इसके बाद में अगला प्रयोग आया जो मैंने अभी आपको बताया, एवरी मैक्लोइड एवं मेकार्टे। एवरी मैक्लोइड एवं मेकार्टे ने क्या कहा कि यहां अपने पास 3 पदार्थ हो सकते हैं, या यूं कहते ग्रिफिथ का जो रूपांतरणीय सिद्धांत है, इस रूपांतरणीय सिद्धांत का क्या दिया, इन्होंने रासायनिक परीक्षण दिया। किन्होंने दिया, तो ये भी आपको याद रखना है, एवरी मैक्लोइड एवं मेकार्टे, एवरी मैक्लोइड मेकार्टे ने इसका रासायनिक परीक्षण किया। तो इन्होंने क्या किया, पूरा नाम इनका ओसवाल्ड ओवेरी कोलिन मैक्लोइड व मैकलिन मेकार्टी था। इन्होंने क्या किया कि जो 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ अपने पास हो सकते हैं, कौन कौन से, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। अब देखिए एंजाइम का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, पिछले साल अपने पाठ आया हुआ है एंजाइम। जिस आधार के ऊपर एंजाइम कार्य करता है, जिस आधार के ऊपर एंजाइम कार्य करता है उसके अंत में एज शब्द लगाकर हम उस एंजाइम का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए पे काम करने वाला एंजाइम डीएनएज, प्रोटीन पे काम करने वाला प्रोटीएज, आरएनए पे काम करने वाला आरएनएज, कार्बोहाइड्रेट पे काम करने वाला कार्बोहाइड्रेज, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया में भाग लेने वाला ऑक्सीडेज, रिडक्टेज। यानी एंजाइम के नामकरण का यह नियम है कि जिस किसी आधार के ऊपर भी एंजाइम कार्य करता है उस आधार के अंत में एज शब्द लगाकर उस एंजाइम का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो यहां एवरी मैक्लोइड मेकार्टे ने क्या किया कि जो ताप मृत S3 थे, हीट किल्ड जो जीवाणु थे,
उनकी रासायनिक संरचना देखी तो उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन था, उसमें डीएनए था, उसमें आरएनए था, यानी 3 कारक थे उनके पास। तो इन्होंने क्या किया, पहले उस हीट किल्ड जीवाणु को प्रोटीएज, यानी जो प्रोटीन पे कार्य करने वाला एंजाइम है, तो प्रोटीएज एंजाइम से क्रिया करवा के प्रोटीन को उन्होंने हटा दिया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि सेम जो रूपांतरणीय प्रयोग है चूहों वाला, वो दोनों को मिलाकर और चूहे मर जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम के द्वारा आरएनए को हटाया। आरएनए को हटाने के बाद में भी इन्होंने क्या देखा कि चूहे जो है वो मर जाते हैं। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो रूपांतरण हो रहा है किसका, आर सेकंड, जो कि एक अनुग्र प्रभेद था, आर सेकंड एक अनुग्र प्रभेद था, और मृत एस थर्ड की उपस्थिति में उसने क्या कर लिया, अपने आप को रूपांतरित कर लिया। यानी रूपांतरण हुआ किसका, तो रूपांतरण किसका हुआ, जिसका भी रूपांतरण होगा वही क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा। तो रूपांतरण किसका हुआ, रूपांतरण हुआ डीएनए का। और उसके बाद में एक और प्रयोग उन्होंने कर लिया कि डीएनए के ऊपर जो काम करने वाला एंजाइम है, तो वो मैंने आपको बता दिया, सबके अंत में अपन क्या कर देते हैं, एज लगा देते हैं। तो एक तो देखिए शब्द होता है डीएनए एस, तो डीएनए एस का मतलब क्या है, ये डीएनए की बहुगुणता को प्रदर्शित करता है। जब एक से अधिक संरचनाएं होती है, जो बहुवचन की अपन बात करते हैं, तो वो तो है डीएनएज। और ये डीएनएज क्या है, ये डीएनएज क्या है, एंजाइम है जो कि डीएनए के ऊपर कार्य करता है। ये डीएनए की अधिक मात्रा को बताता है और ये डीएनए के ऊपर काम करने वाले एंजाइम को बताता है। ठीक है, तो अब जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम की क्रिया करवाई और डीएनएज एंजाइम की क्रिया करवाने के पश्चात जब उन जीवाणुओं को चूहों में इंजेक्ट किया, तो वो चूहे क्या थे, जीवित रहते थे। अर्थात अब इनमें क्या हुआ, रूपांतरण की क्रिया नहीं हुई। यानी पहले प्रोटीन से क्रिया करवाई, प्रोटीन की प्रोटीनेज एंजाइम से क्रिया करवाई, प्रोटीएज, फिर आरएनए की क्रिया करवाई, आरएनएज से, तो आरएनए नष्ट हो गया, प्रोटीएज से प्रोटीन नष्ट हो गया। प्रोटीन नष्ट होने के बाद में भी चूहे मृत हो जाते थे, आरएनए नष्ट होने के बाद में भी चूहे नष्ट हो जाते थे। केवल डीएनए को छोड़ा, उससे मृत हो गए। और फिर डीएनए को हटा दिया, डीएनएज एंजाइम के द्वारा आरएनए और प्रोटीन को रखा, तब चूहे क्या थे, जीवित रह रहे थे। अर्थात इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो रूपांतरण करने वाला कारक है, यानी जो आर प्रभेद है, उसको रूपांतरित करने वाला कारक कौन है, उसको रूपांतरित करने वाला कारक है डीएनए। और इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही क्या है, एक आनुवांशिक प्रयोग है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसके पश्चात हर्ष एवं चेस ने एक प्रयोग और किया, और हर्ष एवं चेस ने प्रयोग करके इस बात को पूर्णतः सिद्ध किया कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए ही होता है। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया कि इन्होंने जीवाणु भोजियों को लिया। जीवाणु भोजी क्या होते हैं आप लोगों को पता है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को हम क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को इन्होंने लिया और लेकर इन्होंने क्या किया, इस जीवाणु भोजी को आक्रमण के लिए छोड़ दिया, किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ये इसको हम कह सकते हैं हर्ष एवं चेस का प्रयोग। हर्ष एवं चेस ने क्या किया, जीवाणु भोजी को लेकर और उसको आक्रमण करवाया, किसके ऊपर, जीवाणुओं के ऊपर। और जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करवाने के पश्चात जीवाणु, आप लोगों को पता है, जीवाणु भोजी जो है वो क्या करता है, सबसे पहले यहाँ लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित करता है। लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित करके बैक्टीरियल कोशिका जो है, जीवाणु की कोशिका भित्ति है, उसको अपघटित कर देता है। अपघटित करने के पश्चात अपना जो डीएनए है वो डीएनए बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करवा देता है। और बैक्टीरियल कोशिका में प्रवेश करवाने पर बैक्टीरिया जो है वो ये समझती है कि ये उसका स्वयं का ही डीएनए है। और उसके पश्चात, ये अपन ने पिछले साल पढ़ा था जीवाणुओं में जनन की क्रिया के अंतर्गत, उसके पश्चात जो जीवाणु भोजी है यानी विषाणु, उस विषाणु का डीएनए जीवाणु के डीएनए को कंट्रोल कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उससे प्रोटीन का निर्माण करवाता है। क्योंकि विषाणु में आप लोगों को पता है, विषाणु में क्या होता है, एक तो ये क्या है, प्रोटीन का खोल है, और दूसरा ये क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ है।
तो ये आनुवंशिक पदार्थ तो कहां आ गया, ये आनुवंशिक पदार्थ आ गया जीवाणु कोशिका में, और उसके बाद में ये अपने अकॉर्डिंग डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। तो इन्होंने क्या किया, हर्ष एवं चेस ने कि एक विकिरण माध्यम प्रोवाइड करवाया और एक विकिरण सक्रिय फास्फोरस, एक तो विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरा विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर इन्होंने ग्रो करवाया। एक तो विकिरण सक्रिय फास्फोरस पे ग्रो करवाया और एक विकिरण सल्फर पर वृद्धि करवाई, प्रोसेस करवाया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो जीवाणु कोशिका में डीएनए था वो डीएनए फास्फोरस युक्त होता है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता। और विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में इनको पैदा किया, तो जो प्रोटीन बनी वो प्रोटीन कैसी थी, वो सल्फर युक्त थी। डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता, केवल फास्फोरस पाया जाता है। तो डीएनए का जब विश्लेषण इन्होंने किया तब उस डीएनए में देखा कि विकिरण सक्रिय जो फास्फोरस है वो उपस्थित थी, ठीक है। और प्रोटीन में क्या था, सल्फर उपस्थित थी, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होती है। तो जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक पदार्थ जो प्रवेश करता है जीवाणु में वह डीएनए ही होता है। तो इन 3 प्रयोगों से हमने ये समझा कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। दूसरा अपन ने डीएनए कुंडली की पैकेजिंग देखी थी। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।